नमस्कार। आज गाजा युद्ध के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 1 साल से जारी इस युद्ध ने क्या दिया है? 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत, लाखों लोग बेघर हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हुए हैं, भूखमरी, बीमारी और तबाही, और महाबम यानी कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल का खौफ। तो ये कौन सा बम है, इस पर करेंगे बात। लेकिन पहले देख लें कि पश्चिम एशिया किस तरह से जलते हुए शोलों पर दौड़ रहा है। हमास के खौफनाक हमले से जो जंग शुरू हुई उसे इजराइल ने भयावह आयाम तक पहुंचा दिया है। उसने गाजा को तबाह किया, वहां की 90% आबादी सड़कों पर है। उसने सीरिया पर हमला किया, लेबनान को अब तबाह कर रहे हैं। कुल 7 मोर्चे इस युद्ध के खुल चुके हैं। ईरान भी इसमें सीधे तौर पर अब शामिल है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह सहित उसके कई कमांडर मारे जा चुके हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी का 3 दिन से कुछ पता नहीं है। ये अंदेशा है कि कहीं उनकी भी मौत हो चुकी हो। नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने जिस बम का इस्तेमाल किया वो दरअसल 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम है। ऐसे 60 से 80 बम इजराइल ने नसरल्लाह के ठिकानों पर मिनटों के भीतर गिराए। ये बम अमेरिका ने इजराइल को दिए थे। इन्हीं बमों को महाबम यानी मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। हालांकि जो असली महाबम है वो कुछ और होता है। उसे आम विमानों से गिराया नहीं जा सकता, और उसके बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बरी शर्मा। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर इजराइल ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया। क्या ये सही है? पहले समझते हैं कि आखिर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है क्या। इसे पहली बार टेस्ट किया गया मार्च 2003 में इराक वॉर के वक्त, और उस समय यूएस एयरफोर्स ने ये रिपोर्ट किया कि इसमें बिल्कुल मशरूम जैसा धुआं हुआ, जो कि आमतौर पर परमाणु बमों के लिए होता है, और इसका धुआं करीब 32 किलोमीटर तक देखा गया। हालांकि ये साफ कर दूं कि ये परमाणु बम बिल्कुल नहीं है। GBU-43 इसे कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो है वो है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब, MOAB, लेकिन इसको बना दिया गया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। इसका वजन 9797 किलो है, और ये एक जीपीएस गाइडेड बम है, यानी कि जहां पर ठिकाना होगा वहां पर जीपीएस से गाइडेड होगा। इसका जो रिपोर्टेड कॉस्ट है, इसकी जो महंगाई है, इसकी जो कीमत है, वो एक बम के लिए $16 मिलियन है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करीब 20 फुट लंबा है और 200 फीट धरती के अंदर तक ये पहुंच सकता है, चीर सकता है, और 60 फीट कंक्रीट तक को ये चीर कर अंदर पहुंच सकता है। और इसकी खासियत ये भी है कि ये इसका फ्यूज तब तक नहीं उड़ता जब तक ये यहाँ तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। इसका ये मतलब है कि इसका जो जब ये फटता है तो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है और आसपास की कैजुअलिटी जो है वो कम होती है। पहली बार युद्ध क्षेत्र में इसका इस्तेमाल जो है वो 2017 में अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत के आचिन में आईसिस के सुरंगों पर किया गया। इसमें 36 आतंकी मारे गए। हालांकि इसे काफी एक महंगा बम बताया गया है। हालांकि इससे भी जबरदस्त बम जो है वो अमेरिकी मिलिट्री के पास भी है, और तो और इससे 4 गुना ज्यादा मारक बम जो है वो रूस के पास है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है। ये भी एक अलग किस्म का नाम दिया गया है। तो असल में लेबनान में इस्तेमाल क्या हुआ? इजराइल ने क्या यही बम इस्तेमाल किया? असल में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को जब बंकर में मारा गया, उसके बाद इस तरह की खबरें आने लगी कि बंकर जो है वो बहुत जमीन में नीचे था, और आखिर कैसे मारा गया बिना इस बम के, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल के। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इजराइल के पास बंकर बस्टर बॉम्ब है। इनके 2 प्रकार हैं। GBU-28 जो लंबे वक्त से इजराइल जो है इसका इस्तेमाल कर रहा है, और उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है GBU-72। अब ये जो बम है वो करीब 2 से 4 हजार पाउंड, जो मतलब 1800 किलोग्राम या उससे कुछ ज्यादा के होते हैं, लेजर गाइडेड होते हैं। और बंकर बस्टिंग बॉम्ब उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब जो नया वर्जन है GBU-72 जो आया है वो पत्थर हो, कंक्रीट हो, उसके नीचे तक ये पहुंच जाता है। 30 मीटर तक ये मिट्टी को भेज सकता है। 6 मीटर कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की सतह को भेज सकता है। मिलिट्री बंकर पे भी ये सफल इस्तेमाल किया जा सकता है।
बताया यह जाता है कि इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मारने के लिए कम से कम जो बंकर जो हसन नसरल्लाह का था वो 60 फीट जमीन के नीचे था, तो उसके लिए 80 टन बारूद और 85 बंकर बस्टर बम जो हैं वो इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के इस्तेमाल की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो बॉम्ब है इजराइल के पास वो भी अपने आप में काफी घातक है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन इसमें शक नहीं कि इजराइल ने इस एक साल में कई खतरनाक बम इस्तेमाल किए हैं। उस पर आरोप ये है कि उसने प्रतिबंधित यूरेनियम बमों का इस्तेमाल इन हमलों में किया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। ये बम 2000 पाउंड के बताए जाते हैं और इसके अलावा 2000 पाउंड के ये बंकर बस्टर बम के अलावा फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल भी इजराइल ने किया है। तो ये जो गाज़ा के ख़िलाफ़ या हमास के ख़िलाफ़ युद्ध चल रही है उसमें इजराइल ने कई तरह के बम का इस्तेमाल किया है। फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल का भी आरोप है। एनडीटीवी की टीम और हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं लेबनान के बेरूत में, और बेरूत में चारों तरफ इस वक्त तबाही भी है, एक अफरा तफरी है जलते हुए इस बेरूत में। इस वक्त हमारे साथ में गजाली जुड़ रहे हैं वहाँ से। गजाली, वहाँ का ताज़ा हाल क्या है? हमने कल भी आपसे बात की थी और उस दौरान मुझे याद है कि आपको वहाँ से हटाया भी गया था कि वहाँ से आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो बेरूत शहर में इस वक्त क्या आप अपडेट दे सकते हैं? देखिए, इस वक्त में बेरूत शहर में आप मेरे पीछे अगर देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी है। ये तो बहुत शांत है, लेकिन शहर के हाल जो है बहुत शांत नहीं है। और खास करके बेरूत शहर के बिल्कुल बीचों बीच का जो इलाका, शहरी इलाका है, इसमें ज्यादा अटैक इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। जो इलाके साउथ में होते हैं, अगर मैप से समझने की कोशिश करें तो इजराइल का जो नॉर्थ और बेरूत शहर का या लेबनान का जो नॉर्थ है वो एक तरफ मिलते हैं। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं वो बेरूत के साउथ में हो रहे हैं और हमला ऑक्यूपाइड टेरिटरी के नॉर्थ से हो रहा है। तो उस इलाके में जो लेबनान का साउथ का इलाका है, उसमें जो गांव हैं, जो शहर हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन सभी इलाकों पर जो है बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, हवाई हमले बहुत हो रहे हैं। और ऐसे कई वीडियोज आपने देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं कि किस तरह से मस्जिदों पर, रिहायशी इलाकों पर, बिल्डिंग्स पर बम गिराए जा रहे हैं। और इससे जो सबसे ज्यादा खतरा पैदा हुआ है, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय हुआ बन चुका है इस इलाके में, बेरूत में और लेबनान में, कि कई लोग विस्थापित हुए हैं जो कई सालों से विस्थापित होकर सीरिया वगैरह से यहाँ कर रह रहे थे, वो दोबारा यहाँ से पैदल निकल रहे हैं। और कई इलाकों में सड़क नहीं है, सड़कों पे बम गिर रहे हैं। और इसमें जो है जितने लोग परिवार के साथ निकल सकते थे या जो सक्षम थे वो बेरूत शहर आके होटल में रह रहे हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं वो अलग अलग इलाकों से पैदल जो है सीरिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से टर्की में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बॉर्डर के एरियाज हैं। फिलहाल जो है आज सबकी नजर इस पर भी थी कि आज एक साल पूरा हुआ है हमास के उस अटैक का जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी में हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद से जो है हमले तीव्र हुए हैं दोनों तरफ से। आज हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो है रॉकेट फायर किए गए हैं, करीब कई रॉकेट्स जो है हाइफा शहर में, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। इसके अलावा सुबह सुबह ही गाजा की तरफ से भी रॉकेट मारे गए हैं। इजरायली एनालिस्ट बताते हैं कि इसको इस तरह से देखना कि हम लड़ाई के एक साल बाद भी अगर हमास रॉकेट मार रहा है तो इजराइल के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। इसको इतना सिंपलिस्टिक नहीं देखा जा सकता, क्योंकि नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई का मकसद है हमास को और हिजबुल्लाह को खत्म करना। लेकिन अगर रॉकेट दोनों तरफ से चल ही रहे हैं तो फिर क्या उनके जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए? इस पे जो इजरायली वॉचर्स हैं या जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं इसको इतना सिंपलिस्टिकली नहीं देखना चाहिए। फिलहाल लेबनान की तरफ से लेबनान में भी जो हिजबुल्लाह के कई, हसन नसरल्लाह के अलावा कई बड़े बड़े कमांडर थे, वो भी, उनको भी मार गिराया गया है। हवाई जो अटैक हो रहे हैं यहाँ पर, और खास करके उन इलाकों में जहां पर भी वहां की सरकार को लग रहा है कि लेबनान में यहाँ पर आतंकवादी रहते हैं या वहां पर आर्म्स और एम्यूनिशन, हथियार आ सकते हैं, उन सभी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट जो है रफीक हरीरी एयरपोर्ट बेरूत का, उसके आसपास कई सड़कें हैं जो एयरपोर्ट की तरफ आती हैं, उनमें से कई सड़कों पर जो है अटैक करके सड़क को ध्वस्त कर दिया गया है।
तो लोग वहां जो जा रहे थे उनके भी मूवमेंट पे रोक लग गई है। और इसी तरह कई ऐसे इलाके जहां से आप लेबनान की सरहद से बाहर जा सकते हैं, उन इलाकों पर हम भी हमला किया गया है। और न सिर्फ बॉर्डर के इलाके जो सीरिया और लेबनान को जोड़ते हैं, बल्कि उसके आसपास के इलाके जिससे आप बॉर्डर तक पहुंच सके, उन सब इलाकों पर हमले हो रहे हैं। फिलहाल अभी भी जब हम बेरूत में खड़े हैं तो दक्षिणी लेबनान की तरफ कई ऐसे गांव हैं और कई ऐसे शहर हैं जिन पर जो है लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग विस्थापित हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है, घर है, मकान है, सारी चीजें। और फिलहाल अगर बात करें कि लेबनान में माहौल क्या है, तो काफी टेंशन है। हालांकि लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो सोचता है कि अगर युद्ध के इस पड़ाव पर आकर हम हथियार डाल दें या शांति की बात करें, तो क्या दूसरा मुल्क या दूसरी पार्टी उसको मानेगी? ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह से 1982 और 2006 की लड़ाई के बाद लेबनान का एक इलाका जो है उनके कब्जे में चला गया था। इस लड़ाई में भी संधि होने से या युद्ध विराम उस नतीजे पर जाके पहुंचे कि आप युद्ध विराम का हाथ बढ़ा रहे हो और दूसरी पार्टी जो है, दूसरा पक्ष जो है, वो आपकी जमीन दबाने के चक्कर में ना हो। तो इस तरह की कंफ्यूजन है। और यहाँ पर भी दर्शकों को ये भी बताते चले कि लेबनान भी कोई बिल्कुल पूरा मुस्लिम कंट्री नहीं है, पूरी क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। अलग अलग धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, ड्रूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान तो हैं ही, अरबी जो है, सारे अरबी पॉपुलेशन भी है मैक्सिमम। और यहाँ पर जो मुसलमान भी हैं वो भी शिया और सुन्नी सेक्ट में डिवाइडेड है। ऐसे में पॉपुलेशन के कुछ परसेंटेज, अभी हम एक लोकल रिसर्चर से भी बात कर रहे थे, तो हर कम्युनिटी में करीब 40 से 50% जो है सपोर्ट हिजबुल्लाह को करते हैं। लेकिन इस लड़ाई की वजह से बहुत से लोग जो बेरूत में रह रहे हैं, बेरूत शहर के बीचों बीच या सेंटर ऑफ द सिटी जिसको कहते हैं, वहां पर आम दिनचर्या तो चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या और कब जो दूसरा पक्ष है, दूसरा मुल्क है ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी का, क्या वहां से हमले शहर के बीचों बीच ना होने लगे। बहुत से शहर के ऐसे इलाके हैं जहां पर हमले हुए हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर था जंग का। फिलहाल जो है इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो दक्षिणी लेबनान में हो रहे हैं, जहां पर शिया मिलिशिया या हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में बेरूत शहर के पास में एक इलाका है जिसका नाम है दाइया। दाइया जो है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे बसा हुआ एक शहर कह लें, जिसकी आबादी करीब 7 लाख थी। और वो 7 के 7 लाख लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया है। वहां पर बहुत ज्यादा बमबारी इजराइल ने की है और इस वजह से ये फिलहाल जो है बेरूत शहर में तो माहौल शांतिपूर्ण है और लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल जैसे ही आपके अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप अपने आसपास के कुछ इलाके, आपके पीछे लोग भी चलते फिरते दिख रहे हैं, तो उससे यही मैं समझना चाह रही हूँ कि जो शहर है बेरूत का, वहाँ पे आम जिंदगी जो है वो किस तरह से उस पर असर पड़ा है और क्या वो सब कुछ वहाँ पे भी सामान्य है? और कुछ क्या इलाके बेरूत को भी कहा जा सकता है कि वो सुरक्षित है, महफूज है, या खतरा वहाँ पे भी बना हुआ है? जी जी, बस मुझे 1 मिनट का वक्त दे दें नगमा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इलाके में अगर जी, और तब मैं आपको शायद दिखा सकूंगा आराम से कि इस वक्त जो है हम यहाँ पर इस वक्त हम जो है बेरूत शहर के पास ही हैं, बेरूत शहर में ही हैं। और ये जो है मेडिटेरेनियन सी आप देख सकती हैं यहाँ पर जी। तो यहाँ जो है आसपास लोग भी रह रहे हैं। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं ताकि, तो यहाँ पर जो है ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग आना जाना कर रहे हैं। ये बीच का इलाका है और ये जो है यहाँ पर समुद्री इलाका है। तो खास करके आप अगर देखें तो यहाँ पर भी टेंट वेंट लगे हुए हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। और फिलहाल स्थिति इसलिए तनावपूर्ण है क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि ये जंग रुकेगी कैसे, क्योंकि जितने पश्चिमी देश हैं वो सारे जो हैं इस मामले में यही कह के बयानबाजी करके या जो स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्डेमनेशन है, और खास करके जितने अरब ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उन सब की तरफ से जो वक्तव्य आया है सिर्फ एक कहते हैं कि हमने कंडेम कर दिया जी। और उनके बयान से लोग ज्यादा आहत हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो बेबाक होके
ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी के जो सरकार है उसको ये कह सकें कि अब जंग को रोक दिया जाए। किसी मुल्क ने अभी तक उस तरह के एफर्ट्स नहीं लगाए हैं और इस वजह से यहाँ पर ज्यादा मायूसी भी है। जी, और गजाली शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखें। वहाँ पर से रिपोर्टिंग करना जो है वो काफ़ी ख़तरनाक भी है। आपने दिखाया हमें बेरूत शहर के कुछ हिस्सों को, और जैसा बता रहे हैं गजाली के एक नाउमीदी इसलिए है क्योंकि 1 साल बीत गए हैं गज़ा और इज़राइल के बीच इस जंग को। आज 1 साल पूरे हो गए, लेकिन वो जंग जो है कहीं कुछ कम नहीं हुई। आम इंसान उसमें पिस रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो कहीं लेबन में भी वही हाल ना हो कि जंग खिंचती जाए। आखिर ये जंग जो शुरू हुई है वो थमेगी कब? क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने भी इज़राइल पर जमकर रॉकेट चलाए हैं। इज़राइल के हाइफा शहर पर ये रॉकेट चलाए गए हैं और इन हमलों के बाद इस इलाके में भी काफ़ी अफरा तफरी थी। कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां टूटी और इन इलाकों में अब लोगों में एक खौफ बना हुआ है। तो ये बीती रात की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने हमला किया हाइफा पे। लेकिन 1 साल गुजर गया है उस हमले को जो हमास ने किया था इज़राइल पर 7 अक्टूबर 2023 को। जहां ये हमला हुआ उसमें एक जगह थी नोवो म्यूज़िक फेस्टिवल, जब संगीत का एक माहौल था और अचानक वो खुशगवार माहौल खून खराबे में, चीख पुकार में भर गया। यहाँ 364 लोग मारे गए। यहाँ से कई लोगों को हमास ने अगवा किया। 1 साल बाद इज़राइल आज अपने उन नागरिकों को एक ख़ास कार्यक्रम के ज़रिए याद कर रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक ही जगह की हैं जहाँ पर ये नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था। लेकिन 1 साल के अंतराल में वहाँ पे फ़र्क देखिए। 1 साल पहले आपके स्क्रीन पर बाईं तरफ तस्वीर है जब ये म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था और अचानक वहाँ पे हमास का हमला हुआ और इसमें इतने लोग मारे गए, अगवा किए गए। और दूसरी तस्वीर जहाँ उसी जगह पर आज लोग जुटे हैं उन लोगों को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। नोवा म्यूजिकल साइट से पत्रकार निक कॉलिहोइन ने ये रिपोर्ट भेजी है। Exactly 1 year ago, here happened the most cruel terror attack in the history of Israel, and the most tragic moment, second only to the Holocaust. About 1,200 Israelis were killed, slaughtered by the monsters, the killers, the terrorists of Hamas. Just in this site, here behind me, was a Nova Music Festival at Reim, and here 383 people were murdered, slaughtered by Hamas. Many more were kidnapped, injured during this attack. The terrorists came with one purpose: to kill as much as possible. And 1 year after, exactly at the same place, at the same time, at 6:29 in the morning, happened the ceremony commemorating the memory of the victims. It played the same song, the last song that the victims heard during the music festival, before the music stopped and the terror attack happened. Also, the President of Israel came here to hug the families. Many of the relatives were crying, and it is a really sad moment for them. Nicole Yochin from Israel. हमले को 1 साल पूरे हो गए हैं और आज इस मौके पर दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इज़राइल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्कि इज़राइल में भी तल अवीव में राष्ट्रपति नेतन्याहू के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये लोग
लगातार हमास के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब भी हमास के कब्जे में लोग हैं। एक साल बाद भी इजराइल उन्हें रिहा नहीं करा पाया है। दुनिया भर में फ़िलिस्तीनियों और उनके समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ आज इजराइल के लोगों ने भी प्रदर्शन किया, कई जगह पे युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुए, और दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। युद्ध रोकने की मांग की जा रही है, जैसे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हुआ है, मेक्सिको सिटी में प्रदर्शन हुआ है, चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन हुआ है, और कई जगहों पर लोग इसमें बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो एक साल के बाद नज़र आ रही हैं। लोग तंग हैं इस युद्ध से, इसे रोकने की अपील कर रहे हैं, और इस बीच में जो मानवीय त्रासदी है वो बढ़ती जा रही है। गाज़ा पर इजराइल के हमले के बीच वहाँ से भी पलायन चल रहा है। इधर लेबनान में जो हमला चल रहा है उससे भी लोग छोड़ कर शहर को जा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में गाज़ा के रेफ्यूजी कैंप को छोड़कर देश के बाहर जाने की कोशिश में भी लोग हैं। इजराइल ने इलाका छोड़ने की बात कही है, जिसके बाद से ये लोग घबराए हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो गाज़ा की हैं, वहाँ से लोग जा रहे हैं, पर कहाँ जाएंगे, कहाँ पे शरण मिलेगी, ये तमाम अनिश्चितता है। यही नहीं, इजरायली हवाई हमलों के कारण अब लेबनान के, खास करके दक्षिणी लेबनान और बहुत सारे इलाकों से हज़ारों लोग लेबनान छोड़ रहे हैं और सीरिया की ओर जा रहे हैं, जबकि सीरिया से ही ये रेफ्यूजी बहुत सारे यहाँ आकर रह रहे थे पहले लेबनान में। लेबनान से सीरिया की ओर जाने वाली सड़क इजरायली हवाई हमलों के कारण बंद है। उसके बाद भी लोग पैदल जा रहे हैं सीरिया, जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लगभग 3,75,000 लोगों ने अब तक पलायन किया है, जो आंकड़े आए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जिनके पास इतनी दौलत है वो शिप के ज़रिए जा रहे हैं, और शिपिंग कंपनियां मनमाने दाम इसके लिए ले रही हैं। तो ये है इस इलाके का हाल अब तक। इजराइल हो, गाज़ा हो या फिर अब लेबनान हो, इस पूरे इलाके में जो अफरा तफरी युद्ध की फैली हुई है और लोगों की जानें जा रही हैं, पलायन हो रहा है। एक साल पूरा होने के बाद ये हाल है, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू भारत के दौरे पर हैं। क्या उम्मीद है भारत को और मालदीव को? मशहूर जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है खेल से। इसका अभी ये खबर आई है। ओलंपिक फाइनल खेलने वाली भारत की वो पहली जिमनास्ट हैं। बेहद मुश्किल प्रोदनोवा वॉल्ट से चर्चा में आई दीपा कर्माकर, और अब खबर आई है कि दीपा कर्माकर ने खेल से, जिमनास्टिक से संन्यास ले लिया है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं खुद दीपा कर्माकर, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विमल मोहन। दीपा, आपका एक बेहतरीन करियर रहा है, और आपने इस वक्त जो ये फैसला किया है उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे कि अभी क्यों, अब जिमनास्टिक्स से को गुड बाय क्यों कहा आपने? 25 इयर्स की कैरियर रहा, तो कभी ना कभी तो अलविदा कहना है, बट सच में बॉडी नहीं अलाउ कर रही है। और लास्ट मई महीने में जो एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल रहा, एंड उसके बाद रिस्ट फ्रैक्चर, एवरीथिंग बहुत कुछ था, बट उसके बाद मुझे लगा नहीं, दिस इज द गुड टाइम टू डिसीजन टू रिटायरमेंट। और आगे आने वाले हर एक इंडियन जिमनास्ट जो भी आगे आना चाहते हैं, मेरी तरफ से जितना भी हेल्प होगा मैं करना चाहती हूँ उनको आगे एज ए कोचिंग लाइन। और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने 25 साल मेरे साथ, मेरी कोचेस, मेरे पेरेंट्स और मेरी एवरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, साई, मेरी फेडरेशन, जिमनास्टिक्स ऑफ फेडरेशन, गोस्ट फोर्स मेरा, बिकॉज इनके बिना शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। लोग मुझे नहीं जानते, जिमनास्टिक्स को नहीं जानते, और सच में आज मुझे अच्छा फील होता है जब मैं देखती हूँ अपने अचीवमेंट को, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची।
इसलिए मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तो भारत में इस समय जिम्नास्टिक्स के भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगी? आपको लग रहा है आपके बाद बहुत सारे बच्चियां, लड़के, लड़कियां जिम्नास्टिक की तरफ आकर्षित हुए हैं, आप कह रही हैं कि आप आगे कोचिंग करना चाहेंगी उनकी? देखिए बिल्कुल, उसके बाद बहुत सारे जैसे गर्ल्स की थी जिम्नास्टिक, उसका जो एक डोर था वो क्लोज था, वो ओपन हो गया। मेरे बाद बहुत सारे लड़कियां मेडल जीत रही है और आने वाले जूनियर्स भी है। मैं चाहती हूँ उनकी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, जो मेरा अधूरा 4th प्लेस रहा वो कंप्लीट हो मेडल से इंडियन जिम्नास्टिक्स में। आप का 25 साल का करियर रहा, आप इस वक्त याद करना चाहेंगी आपके कुछ बेस्ट परफॉर्मेंसेस कौन से रहे, और ये जो अपने अभी ओलंपिक में आपने खेला? ऑलवेज ओलंपिक इज अ फाइनल, बिकॉज उस टाइम की मेरा उस दिन की सब मेरी लाइफ की करियर की सबसे बेस्ट स्कोर रहा 15 प्लस। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब वो स्कोर देख के। और ऑलवेज लास्ट टाइम जो एशियन चैंपियनशिप के इतना लो टाइम के बाद, इंजुरी एवरीथिंग, उस सब चीज के बाद जब गोल्ड मेडल आया, दिस इज द गुड मेमोरी फॉर मी ऑलवेज। और एवरी टाइम जो भी मेडल जीते, हर एक उसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है। तो हर एक मोमेंट मेरे लिए स्पेशल, बट स्पेशल ऑलवेज ओलंपिक्स और एशियन चैंपियनशिप। जी जी, विमल हमारे साथ हैं। विमल, आपने बहुत ये कवर किया है, इनके खेल को देखा है बहुत करीबी से, दीपा करमाकर के। मुझे याद है कि दीपा करमाकर पहले भी एक दफ़ा एनडीटीवी में आई थी और आप भी वहाँ पे मौजूद थे। आपने जो इनके खेल को देखा है, कुछ ख़ास बातें जो आप आज शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दीपा जो मुलाकात हुई थी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में आई थी, और उस वक्त आशीष कुमार ने मेडल जीता था, और तब दीपा मैं वहां पे पहुंचना चाहती थी। और दीपा करमाकर ने डेथ वॉल्ट किया, जो प्रोदोनोवा वॉल्ट कहते हैं। दुनिया में 3-4 प्लेयर करते थे और प्रोदोनोवा खुद ही उसको करती थी, और उससे भी मतलब लगभग परफेक्शन में प्रोदोनोवा वॉल्ट किया। 2.5 वॉल्ट कहते हैं, हवा में 2.5 आपको समरसॉल्ट करना होता है, उसके बाद लैंड करना होता है, तो उसको एक डेथ वॉल्ट कहा जाता है। काफी डेंजरस है। दुनिया में सिमोन बाइल्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी जिम्नास्ट मानी जाती है, वो भी जब रियो ओलंपिक्स में सिमोन बाइल्स जी दुनिया भर के जो एथलीट थे हैरान रहे, यहाँ तक अमिताभ बच्चन से दीपा करमाकर, और बड़ा उनको बड़ा अफसोस था। जो आवाज़ आपकी कट रही है विमल, आपकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे दीपा पूछना चाहूँगी। आप बहुत लोगों को आप इंस्पायर करेंगी, बहुत सारे लड़कियों के लिए आपने दरवाजे खोले हैं, पर आपको किसने इंस्पायर किया था? कौन था आपका आइडल जिसे देख के आपने जिम्नास्टिक शुरू किया? दीपा, आप हमें सुन पा रही हैं? ओके, विमल? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि मतलब 100 के 15वें हिस्से से मिस किया, और लेकिन उसके बाद जिम्नास्टिक्स को जो फिलिप मिलना चाहिए था, थोड़ा बहुत मिला है। वर्ल्ड कप में अरुणा रेड्डी हैं, और भी 2-4 प्लेयर आई जिन्होंने इस गेम को आगे एक तरह से बढ़ाया। लेकिन जो एक होता है कि उसके बाद एक बेंच बहुत बड़ा क्रिएट हो जाए, जहां पे और भी ओलंपिक्स में कोई प्लेयर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो जिम्नास्टिक्स से, तो ये एक है। कई से खिलाड़ियों जैसे इसमें बिल्कुल एक लंबा गैप लग रहा है, उतना नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जिम्नास्टिक का सिस्टम अभी काफी अच्छे है। और मुझे लगता है दीपा करमाकर पे हमने त्रिपुरा जाकर हमने किताब भी लिखी थी को लेकर, और तब भी हमने महसूस किया था कि जो अभी भी जो हमारा जिम्नास्टिक्स है वो नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में थोड़ा बहुत, तो अभी भी जो जिम्नास्टिक्स है वो नॉर्थ ईस्ट में और उस तरफ ही। माफ़ कीजिएगा विमल, आपकी आवाज़ बार बार कट रही, कनेक्टिविटी ठीक नहीं। पर दीपा करमाकर ने हमसे बात की और बताया कि अब उन्हें लग रहा है कि वो उतनी फिट नहीं रह गई हैं कि वो अब और आगे जिम्नास्टिक्स को लेकर बढ़ें, लेकिन हाँ वो कोचिंग करना चाहेंगी, भारत में जिम्नास्टिक्स को आगे बढ़ाना चाहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपा और विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अब दूसरी खबरों की तरफ। एक बड़ी खबर ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपने भारत दौरे पर हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है
राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में बायलैटरल बातचीत हुई है। इस दौरान फ्री ट्रेड पे सहमति जताई गई। साथ ही एक बड़ी बात है कि मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया। साझा बयान में कहा गया है कि मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को सबसे करीबी और घनिष्ठ मित्र देश बताया है। भारत और मालदीव के बीच पिछले दिनों काफ़ी तनाव भी रहा। आपको एक बार फिर से इस ग्राफिक के जरिए दिखा दें कि नवंबर 2023 की बात है जब मोहम्मद मुइज़ू ने सत्ता संभाली थी और उस वक्त ये तनाव की शुरुआत हुई थी और मालदीव ने ये मांग की थी कि वहाँ पर जो भारतीय सैनिक मौजूद थे वो वहाँ से हटें। मोहम्मद मुइज़ू ने लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसे खतरा बताया था। दूसरे देश की सेना की उपस्थिति संविधान के खिलाफ बताई थी और राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज़ू ने पहला दौरा चीन का किया था। लेकिन इसके अलावा जो तनाव था वो किसी और बात को लेकर शुरू हुआ था, टूरिज़्म को लेकर शुरू हुआ था, जिससे कि बहुत नुकसान हुआ मालदीव के टूरिज़्म को भी। मालदीव को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अभी भी जो मालदीव की विदेशी मुद्रा भंडार है वो 40 करोड़ डॉलर की ही है। मुइज़ू ने उस दौरान में भारत विरोधी बयान दिए थे जिसकी वजह से मालदीव टूरिज़्म सेक्टर पर असर पड़ा था। मालदीव का पर्यटन क्षेत्र बहुत घाटे में रहा था और आपको एक ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि किन किन क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है मालदीव। किन किन क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है मालदीव। MNDF की ट्रेनिंग के लिए लगभग 70% सामान भारत मुहैया कराता है। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 40 करोड़ डॉलर अभी है। एक वो दौर था जब कुछ भारत विरोधी बयान वहां पर आए थे और इन बयानों से मालदीव टूरिज्म पर भी बहुत असर पड़ा था और पर्यटन क्षेत्र घाटे में रहा था और कर्ज की मार झेल रहे मालदीव पर दबाव काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन मालदीव और भारत का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना रहा है। MNDF की ट्रेनिंग के लिए 70% सामान भारत मुहैया कराता है। काफ़ी हद तक टूरिज्म सेक्टर जो है वो भारतीय सैलानियों पर टिका है। मालदीव एयरपोर्ट तैयार करने में भारत की भूमिका रही है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं भारत मालदीव रिश्तों पर बात करने के लिए। राजीव भाटिया जो पूर्व राजदूत हैं और ब्रह्मा चलानी जो रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। ब्रह्मा, मैं आपसे शुरुआत करूं कि मालदीव और भारत के रिश्तों में जो तनाव रहा पिछले दिनों और ख़ास करके टूरिज़्म सेक्टर को हमने देखा कि बहुत उससे नुकसान हुआ और जब से राष्ट्रपति मुइज़ू आए भारत विरोधी बयान भी बहुत आए और चीन से उनकी नज़दीकी बताई गई। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति मुइज़ू का यहाँ भारत दौरा है उसकी कितनी अहमियत है मालदीव्स के लिए भी और क्या दोनों देशों के रिश्ते जो हैं अब वापस ट्रैक पर हैं? असलियत यह है कि मालदीव्स इस समय एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू जा रहा है। फाइनेंशियली एक डेट क्राइसिस फेस कर रहा है मालदीव्स और डेट डिफ़ॉल्ट हो सकता है। डेट डिफ़ॉल्ट होगा तो मालदीव्स की जो क्रेडिट रेटिंग्स होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो मालदीव्स की जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि भारत मालदीव्स को बेल आउट करे, क्योंकि अगर वो IMF जाते हैं तो IMF काफ़ी सारी कंडीशन लगाएगा मालदीव्स पर। अगर वो चीन जाते हैं तो चीन अपने ठोस कंडीशंस लगाएगा। सिर्फ एकमात्र सोर्स है मालदीव्स के लिए जो बिना कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन से मालदीव्स को फाइनेंशियल एड दे सकता है। इंडिया ने पहले काफ़ी एड दिया है मालदीव्स को, करीब $1.4 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है और रिसेंटली भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक बॉन्ड था मालदीव्स के लिए वो 1 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया उसका टर्म, जिससे मालदीव्स की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है थोड़ी सी इम्प्रूव हो। मगर म्यूजिक को अब काफ़ी सारे पैसे चाहिए, क्योंकि जो मालदीव्स का डेट है आने वाले महीनों में, अगले साल $600 मिलियन का डेट रीपेमेंट है मालदीव्स के लिए। पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ $400 मिलियन हैं इस समय और जो उनकी इंपोर्ट नीड्स हैं, इंपोर्ट नीड्स तो सिर्फ ये $400 मिलियन तो सिर्फ डेढ़ महीने की इंपोर्ट नीड्स सेटिस्फाई कर पाएगा ये इस तरह का रिजर्व। तो जो डेट रीपेमेंट होने वाली है उसके लिए
मालदीव्स को पैसा चाहिए जी। और पैसा मांग रहे हैं भारत से। तो अभी उसके पहले जिस तरह का तनाव रहा था और भारत विरोधी बयान वहां पर बहुत आए और भारत विरोधी सेंटिमेंट देखा गया, बल्कि मालदीव की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वहां पर दो खेमे नजर आए। राजीव भाटिया साहब, तो मालदीव और भारत के जो रिश्ते हैं वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है, सबसे पहले रिकग्नाइज करने वाले देशों में भी भारत रहा है। तो चीन के कंपैरिजन में भारत की क्या खास पोजीशन है? जहां तक मालदीव का सवाल है, भारत कैसे अलग है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत मालदीव्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से अदा करता रहा है। कभी कभी बीच बीच में परेशानियां आ जाती हैं और उसका कारण यही है कि मालदीव्स की जो आंतरिक राजनीति है उसका एक अपना तरीका होता है। और इस समय जब राष्ट्रपति मुइज़ू पिछले साल चुनाव में जीते थे तो उस समय उन्होंने भारत के विरोध में कुछ बातें कही थी, मगर वो हम कह सकते हैं कि इसलिए कहा गया था क्योंकि वो चुनाव जीतना चाहते थे। अब जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत के साथ जो पड़ोसी संबंध हैं उसका एक अपना लॉजिक है, उसका अपना एक विवेक है, वो सामने आ गया है और ये स्पष्ट हो गया है कि मालदीव्स की निर्भरता भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो भारत के प्रयोजन है, भारत के जो इरादे हैं वो बहुत नेक है। और इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि आज का दिन एक दोनों देशों के संबंधों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जिस तरह से बातचीत हुई है और जिस तरह से कई समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, उनमें विशेष रूप से जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप का विजन सामने रखा गया है जी। उससे मैं समझता हूं कि सभी लोग जो भारत और मालदीव के संबंधों को स्टडी करते हैं और जो साउथ एशिया की राजनीति को समझते हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता होगी कि जो कुछ भी पहले विरोध आया वो आज समाप्त हो गया है और अब दोनों देश बहुत अच्छी तरह से आशावादिता से पूरी आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। ब्रह्मा, बहुत छोटा सा सवाल कि अब वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पे माने कि सिर्फ डोमेस्टिक कंपल्शन था, पॉलिटिकल था, वो वही नहीं है ग्राउंड पे, और ये जो रुपए वहां पे लॉन्च किया गया वो उससे क्या फर्क वहां पे पड़ेगा, कितना इंपॉर्टेंट है वो? दो बातें हैं। एक तो वो सत्ता में आए इंडिया आउट पॉलिसी के बेसिस पर, और आने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले तो वो टर्की गए, टर्की से उन्होंने ड्रोन्स खरीदे, $37 मिलियन के ड्रोन्स लिए। फिर वो चीन गए, चीन की मदद मांगी, चीन के साथ उन्होंने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया, और जो भारतीय ट्रूप्स थे मालदीव्स में, सिर्फ 76 ट्रूप्स थे, उनको एक्सपेल कर दिया। तो उनका जो एंटी इंडिया अप्रोच है वो चेंज थोड़ी हुआ था। अब थोड़ा ये सॉफ्टनेस जो आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि मालदीव्स एक डेट क्राइसिस फेस कर रहा है। इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं। हाँ, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंपल्शंस है, और भारत को अपना लेवरेज यूज करना चाहिए, क्योंकि मालदीव्स का जो लोकेशन है इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जी। और अगर मालदीव्स चीन को एक फुटहोल्ड देता है अपने कोई आइलैंड पर, तो उससे भारत के खिलाफ एक नेवल थ्रेट खड़ा हो जाएगा। तो भारत को एड तो देना चाहिए, मगर एड अनकंडीशनल एड नहीं देना चाहिए। उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि आप कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, कोई भी पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे जो भारत के हितों के खिलाफ है। ठीक है, तो भारत मालदीव की ज़रूरत है, मालदीव के लिए भारत ज़रूरी है, और भारत को भी जो मदद दे, आप कह रहे हैं कि वो कुछ जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मालदीव का, वो देखते हुए भारत को भी ये शर्त रखनी चाहिए कि भारत के हितों के खिलाफ वो मालदीव कोई काम नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राजीव भाटिया और ब्रह्मा चलानी, जुड़ने के लिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू इन दिनों यहाँ भारत के दौरे पर हैं, तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। पिछले 2 दिनों में टमाटर की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। त्यौहार करीब हैं और सब्जी बेचने वालों का कहना है कि बाज़ार में
उतनी ज़्यादा फसल नहीं आ रही है। बारिश के कारण किसानों ने टमाटर की ज़्यादा खेती नहीं की, इसलिए कीमत बढ़ी है। त्यौहार के बाद शायद इसमें कमी आए। कई शहरों में टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। और दिल्ली में जैसे ही मौसम बदलता है और सर्दियां आने लगती हैं, प्रदूषण बढ़ जाता है, खासकर दिवाली के आसपास। और इसे रोकने के लिए सरकार और तमाम एजेंसियों ने कमर कस ली है। दिल्ली में एक्शन प्लान लागू हो गया है, विंटर एक्शन प्लान। उसके तहत एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हुआ। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जांच के कई निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया है और दिल्ली के गोल मार्केट और कालीबाड़ी में निर्माण स्थलों का जायजा लिया।